हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे आप सभी लोग? मुझे आशा आप लोग अच्छे से तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10th फिजिक्स भारती भवन अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूँ, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। यानी क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 का अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश के प्रवर्तन। तो आइए एक एक प्रश्न को हम लोग देखते हैं जी, और बारी बारी से आप लोग एकदम अच्छे से देखिएगा और अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए प्रश्न संख्या 1 से हम लोग देखते हैं जी। तो प्रश्न संख्या 1 नंबर देखिए। प्रश्न संख्या 1 नंबर है, समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश की किरण कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है। यानी समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश की किरण कितनी परावर्तित किरण हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 नंबर देखिए जी। तो प्रश्न संख्या 2 नंबर दिया हुआ है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परिवर्तित होती है। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परिवर्तित होती है। तो आंसर हो जाएगा परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। यानी परावर्तन के बाद उसी रास्ता में वापस लौट जाती है। प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 दिया हुआ है कि समतल दर्पण पर अविलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होगा जी। तो परावर्तन कोण का मान हो जाएगा 0 डिग्री। कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। प्रश्न संख्या 4 को देखिए। प्रश्न संख्या 4 दिया हुआ है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, बताइए। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा जी? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितना जी? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम होते हैं। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पे देखेंगे जी 5 नंबर। समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध होता है, बताइए। समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है जी। तो आंसर देखिए, समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी आपस में समान होती है। यानी समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होता है जी? बराबर होती है। चलिए प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 दिया हुआ है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखें। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखें। तो इसका आंसर देखेंगे जी, गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, बताइए। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। एक नंबर है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 7 नंबर। प्रश्न संख्या 7 है, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। तो पहले आपको हम बता देते हैं कि मुख्य अक्ष का दूसरा नाम है प्रधान अक्ष। क्या है जी? प्रधान अक्ष, जिसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो देखिए कि मुख्य अक्ष क्या होता है। आंसर देखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं जी। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। प्रश्न संख्या 8, अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दे। अवतल दर्पण की फोकस की परिभाषा। आंसर देखिए, किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। ये होता है फोकस। किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है, उसे क्या कहते हैं जी? फोकस कहते हैं।
चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे जी, प्रश्न संख्या 9 को। आइए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल आर में क्या संबंध है? यानी स्मॉल एफ और कैपिटल आर में क्या संबंध है जी? यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है जी? यानी फॉर्मूला होता है एफ बराबर आर बटा टू। एफ बराबर आर बटा टू यानी फोकस जो होता है वो वक्रता त्रिज्या के क्या होता है जी? आधा होता है। ध्यान रखिएगा, एफ बराबर आर बटा टू, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ बराबर आर बटा टू। चलिए प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 दिया हुआ है, एक दर्पण का नाम बताएं जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके। अवतल दर्पण। 11 नंबर, एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए, बताइए। तो आंसर देखिएगा कि अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाना चाहिए। 11 का ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं जी। प्रश्न संख्या 12 को देखिए, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी जाती है, यदि कोई वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है? तो आंसर देखिए, वक्रता केंद्र पर ही बनता है और यह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा होता है। चलिए प्रश्न संख्या 13 को देखेंगे जी। प्रश्न संख्या 13 दिया हुआ है, वस्तु दूरी U का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है? तो आंसर देखिएगा जी, जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है तब वस्तु दूरी U का चिन्ह ऋणात्मक होती है। जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है तब वस्तु दूरी क्या होता है जी? वस्तु का जो दूरी U होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। चलिए देखेंगे प्रश्न संख्या 14 नंबर। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 नंबर दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी और वस्तु से बड़ा वास्तविक और वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा, संकेत में बताया गया है। तो आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वास्तविक और वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। तो ये 14 का राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 15 नंबर देखेंगे जी। 15 नंबर प्रश्न देखिए, अवतल दर्पण से किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है? तो आंसर हो जाएगा दर्पण के वक्रता केंद्र पर। यानी अवतल दर्पण में अगर आप वक्रता केंद्र पर यानी C पर रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है जी। 16 नंबर देखिए, किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? यानी कौन सा गोलीय दर्पण में केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण जी? उत्तल दर्पण। चलिए प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 दिया हुआ है, क्या एक उत्तल दर्पण किसी वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? नहीं। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण है जो वास्तविक वस्तु को वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता है। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिएगा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ -15 सेंटीमीटर है। तो ये अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण? तो निगेटिव में अगर फोकस दूरी है तो ये राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 19 नंबर।
गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दें। आंसर देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। 20 नंबर प्रश्न देखिए, आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है जी? तो आंसर देखिएगा, प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है। चलिए प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। 21 नंबर सवाल, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगा जी? यहाँ पे आपको कैपिटल आर जो है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ, स्मॉल एफ का फॉर्मूला होता है r/2, f बराबर r/2 यानी 20/2 करिएगा, काटिएगा तो आंसर आपका कितना हो जाएगा जी? 10 हो जाएगा। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। 21 का हो जाएगा क्या जी? 10 सेंटीमीटर। 22 नंबर सवाल देखिए, उत्तल दर्पण के एक उपयोग को लिखें। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के मिरर में किया जाता है, गाड़ी के साइड मिरर में, ठीक है जी। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, ठीक है। गाड़ी के साइड मिरर में भी लिख सकते हैं आप, या टेबल लैंप, या गलियों के स्ट्रीट लाइट में। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 23 को देखेंगे जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो राइट आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। आपको f बराबर r/2 फार्मूला बैठाना है, 32/2 लिखना है, काट दीजिएगा 16, और उत्तल दर्पण निगेटिव होता है तो उसका आंसर भी माइनस में होगा, यानी 23 का -16। 24 देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं जी? काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब हम लोग कहते हैं। और इसको नोट के लिए लिख सकते हैं हम लोग कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, आभासी प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा सीधा बनता है। आइए 25 नंबर सवाल देखते हैं जी। 25 नंबर सवाल, समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का अर्थ क्या होता है? आंसर, समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है, और m का धनात्मक चिन्ह बताता है कि वह प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा है। 16 नंबर देखिएगा प्रश्न। 26 नंबर देखिए, 26, एक गोलीय दर्पण जिसकी वक्रता केंद्र C है पर एक किरण ABC आपतित होती है तो यह किस दिशा में परिवर्तित होगी? आंसर, जो किरण दर्पण के वक्रता केंद्र C की दिशा में दर्पण पर आपतित होती है, माने जो पहला गुना किरण पड़ता है दर्पण पर उसे आपतित किरण कहते हैं, वह दर्पण पर लंबवत होती है, अतः परावर्तन के बाद वह किरण उसी पथ पर वापस लौट जाती है। चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग प्रश्न संख्या देखते हैं 27। अवतल दर्पण का 2 उपयोग निम्न है। पहला, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए दूसरा, टॉर्च वाहनों के हेडलाइट और सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है या परावर्तकों के रूप में किया जाता है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों को यानी क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 1 भारतीय वन जो बुक था प्रकाश के प्रवर्तन, उसमें हम लोग का 27 गो प्रश्न था, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ।